प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रदूषण के प्रकार में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बाद अध्ययन करेंगे ध्वनि प्रदूषण का। तो ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं, ये जो है अधिक शोर के कारण या नॉइस के कारण होता है। और ध्वनि प्रदूषण जो है मनुष्य के साथ साथ जीवधारुओं को भी प्रभावित करता है। ध्वनि की तीव्रता को जो हम नापते हैं उसको हम किस में नापते हैं? डेसीबल में नापते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है टेबल कि कितनी तीव्रता होती है कि हमारा जो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शांत वातावरण में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 25 से 30 डेसीबल होती है। डीबी का मतलब डेसीबल। उसके बाद जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो 60 डीबी तक डेसीबल। ट्रक, बस और मोटर में जो शोर होता है वो 90 डेसीबल, और जेट वायुयान में 150 डेसीबल और रॉकेट में 180 डेसीबल होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य के लिए जो ध्वनि की तीव्रता मापी गई है कि 90 से 100 डेसीबल तक मनुष्य की अगर ध्वनि कानों में पड़ रही है तो सामान्य मानी जाएगी, लेकिन अगर इससे अधिक तीव्रता होती है तो वो हानिकारक होती है। इसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कि इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रक, बस और मोटर में जहाँ तक शोर होता है वहाँ तक का शोर हमारे कानों को प्रभावित, सुनने की आदत होती है। उससे ज़्यादा शोर जो होगा, देखिए रॉकेट या वायुयान कोई कुछ भी उड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। या उससे तीव्र हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम लोग अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। इसके बाद हम लोग इसके देखेंगे स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत मतलब क्या कारण है जो हम ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसके मुख्य कारण आएगा, एक तो औद्योगिक प्रगति और आधुनिकता की वजह से जो औद्योगिक संस्थान में मशीनें होती हैं उनका शोर, स्वचालित वाहनों का शोर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, इंजन, हवाई जहाज़, जेट विमान, ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा तेज़ आवाज़ में अगर हम रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर आदि भी हम सुनते हैं तो वो भी हमारा ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त त्योहारों में जो हम पटाखे छुड़ाते हैं या दशहरे पे जो हम रावण वगैरह जलाते हैं उसमें जो पटाखे का यूज़ होता है उसका शोर भी जो है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है कि 150 डीबी तक जो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है उससे हमें अस्थायी बहरापन हो जाता है, और 180 या 190 डीबी की ध्वनि के कारण हमें स्थायी बहरापन हो सकता है। शोर के कारण क्या होता है, सेकंड पॉइंट देखिए, तंत्रिका संबंधी रोग हो जाते हैं। तंत्रिका संबंधी रोग से क्या मतलब कि हमें नींद नहीं आएगी, या अत्यधिक और लगातार होने वाले शोर से मेंटली रूप से जो व्यक्ति है वो डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड है इसमें जैविक क्रिया। तीव्र ध्वनि जो है मनुष्य तथा अन्य जीवधारुओं की जैविक क्रिया को भी प्रभावित करती है। इससे क्या होता है, उसको उत्तेजना, अनावश्यक उत्तेजना हो जाती है, थकावट, मानसिक तनाव आदि की संभावना हो जाती है। चौथा पॉइंट है आपका, तीव्र ध्वनि जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव जब नष्ट हो जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति से कार्बनिक पदार्थ के विघटन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है और पदार्थों के चक्रीकरण में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इसके रोकथाम के उपाय। इसके बाद बच्चों आता है ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। रोकथाम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, औद्योगिक संयंत्र जो है वो आवासीय क्षेत्र से हम दूर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वचालित वाहनों में तीव्र ध्वनि करने वाले हॉर्न नहीं लगाने चाहिए। पुराने मोटर जिसमें आवाज़ ज़्यादा आती है उसके आने जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के चारों ओर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, और पौधे जो हैं वो ध्वनि की तीव्रता को कम करते हैं। पुस्तकालय, चिकित्सालय, कार्यालय तथा सिनेमा घर के निर्माण में ऐसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि ध्वनि को हम नियंत्रित करने में सक्षम हो सकें। और कान में रुई के प्लग लगाकर हम ध्वनि की तीव्रता को 40 से 50 डेसीबल तक कम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है मृदा प्रदूषण। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि मृदा प्रदूषण, सॉयल पोल्यूशन, ये किस तरह से होता है कि जब मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण या खनिज लवण, गैसें, जल, अकार्बनिक पदार्थ निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, और जब ये इनकी मात्रा अवांछनीय परिवर्तन अथवा हानिकारक पदार्थों का संग्रह करने लगते हैं तो उसको हम मृदा प्रदूषण
कहते हैं। इसके स्रोत में आप लोग का विभिन्न तरह की खाद, कीटनाशक, कवकनाशक, डीडीटी का छिड़काव या फिनाइल का यूज़, ये सारे जो चीज़ें हैं वो मृदा प्रदूषण के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं कि भूमि की उर्वरता का ह्रास होने लगता है और प्रदूषित मृदा से हानिकारक पदार्थ जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं कि घरेलू अपशिष्ट और कूड़ा करकट या नगर पालिका का जो अपशिष्ट होता है उसको हम एक स्थान पर एकत्र करके उनको नष्ट कर देना चाहिए और उर्वरकों का प्रयोग जो है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए। लास्ट हमारा आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है वायु, जल, मृदा सभी को प्रदूषित करते हैं। ये सबसे घातक होता है। यह आनुवंशिक लक्षणों को भी प्रभावित करता है। नाभिकीय विस्फोट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ अल्फा तथा बीटा कणमुक्त होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि उनकी उत्परिवर्तन की क्रिया जो है वो कम हो जाती है। इसके स्रोत में हम लोग रेडियोधर्मी प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो नाभिकीय विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं ये, जिसमें स्ट्रोंशियम, सीजियम और कार्बन, ट्रिटियम, कोलबार्ट आदि होते हैं। इससे हमारे शरीर पे जो है आनुवांशिक रोग हो जाते हैं, रक्त कैंसर हो जाता है, अस्थि कैंसर हो जाता है तथा विभिन्न तरह के तंत्रिका विकार पैदा हो जाते हैं। आयोडीन की कमी के कारण इसमें थायराइड कैंसर भी हो जाता है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार को स्थलीय तथा समुद्री नाभिकीय परीक्षणों पर रोक लगा देनी चाहिए और रेडियोधर्मी अवशिष्ट पदार्थों का निपटारा वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। समुद्र इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है।